स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल द जीएस सॉल्वर पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में घटना चक्र पूर्वावलोकन इकोनॉमिक यानी कि अर्थव्यवस्था का क्लास 5 लेकर आ चुके हैं। इसमें कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं, चूंकि ये टॉपिक काफ़ी लंबा है और इससे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की नंबर काफ़ी अधिक है। 250 के करीब क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल इस टॉपिक से, जो कि अब तक, चूंकि आपने देखा होगा कि हम अपने यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पर घटना चक्र की अलग अलग सब्जेक्ट्स के पूर्वावलोकन की बुक सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी तक जितने सब्जेक्ट हमने सॉल्व किए उसमें हाईएस्ट मैंने जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी में टैक्सोनॉमी वर्गीकी का चैप्टर देखा था, जिसमें 194 के करीब क्वेश्चन थे। लेकिन उससे भी अधिक यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर 250 से अधिक क्वेश्चन है या 250 के करीब क्वेश्चन है। तो इसीलिए आप देखे होंगे कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के पिछले 1-2 पार्ट में या 3 पार्ट में इसी के क्वेश्चन चल रहे हैं और अभी आगे के 1-2 पार्ट तक इसी के क्वेश्चन चलेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और आपके लिए। और लेटेस्ट क्वेश्चन कई सारे हैं जो इसमें पूछे गए हैं। राजस्थान पीसीएस 2024 के, एमपी पीसीएस 2025 के क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो लेटेस्ट क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं। आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी करेंगे। साथ ही साथ अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप लाइक और कमेंट करेंगे। सकते हैं दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन था 78 जो हमने किया था, तो इसके आगे अब बढ़ रहे हैं हम लोग 79 से स्टार्ट करेंगे। देखेंगे दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन है जो कि 79 नंबर, ये 70वीं बीपीएससी 2024 का क्वेश्चन है और 71वीं का एग्जाम काफ़ी करीब है। आपको पता है 10 सितंबर को इसका एग्जाम होना है, प्री का 71वीं बीपीएससी का। तो आप देखेंगे बजट का क्वेश्चन है, आप बजट जरूर पढ़ के जाइएगा। 2024-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता यानी स्वावलंबन के लक्ष्य के तहत किस तेल बीज को शामिल नहीं किया। आप देखेंगे तेल, सोयाबीन, मूंगफली या फिर नारियल। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पर कई प्रकार के तेल बीज या फिर तेलों का आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए वहाँ पर कार्यनीति तैयार की गई थी, लेकिन नारियल ऐसा है जिसमें नारियल तेल की बात नहीं की गई है। सो दैट ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एक्सप्लेनेशन की वो भी मैं बताते चलता हूँ। आप देखिएगा 24-25 के केंद्रीय बजट भाषण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य के तहत नारियल को शामिल नहीं किया गया था, नारियल तेल को। ठीक है, नारियल तेल के लिए नारियल को एक्चुअली में विदित हो कि दलहनों तथा तिलहनों में आत्मनिर्भरता हेतु इन फसलों के उत्पादन, भंडारण एवं विपणन यानी मार्केटिंग को सुदृढ़ करने के लिए दृढ़ संकल्प प्रकट किया गया है, जिसमें सरसों, मूंगफली, तेल, सोयाबीन, सूरजमुखी जैसे तिलहनों के लिए आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु कार्यनीति तैयार की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है, यानी कि शहतूत का सबसे अधिक उत्पादक कौन सा राज्य है, ये बताएं। जब भी ऐसे डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हमें ये टाइमिंग ध्यान रखनी चाहिए कि ये क्वेश्चन है कब की, 2017 की। तो हमें आज का जो लेटेस्ट यानी 2024-25 या फिर 25-26 के टाइम पर भी जो डेटा है उसको याद करना पड़ता है। तो आप देखेंगे कि 2017 के हिसाब से देखिएगा तो कर्नाटक सबसे अधिक शहतूत रेशम उत्पादन करने वाला राज्य था। लेकिन आज के डेट में भी देखिएगा तो लास्ट रिपोर्ट जो 22-23 की है उसके अकॉर्डिंग भी कर्नाटक अभी आगे चल रहा है। तो कर्नाटक पहला स्थान रखता है, सेकंड पोजीशन पे आंध्र प्रदेश और थर्ड पे है तमिलनाडु। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए शहतूत रेशम का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है, फिर आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और फिर लास्ट में है पश्चिम बंगाल 4th पोजीशन पे। तो ये याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 81 है, आप देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करने हैं हमें, जिसमें विश्व में एकमात्र भारत ऐसा देश है जो रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक प्रकार उत्पन्न करता है। सेकंड है, भारत विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये हमने पहले भी देखा था। देखिए देखिए अगर वर्तमान कंडीशन के हिसाब से भी आप सोचिएगा तो भारत जो है वो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश नहीं है आज के डेट में। भारत 21-22 में, ध्यान दीजिएगा, भारत 2021-22 में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जरूर था, लेकिन आज के डेट में, हालांकि क्वेश्चन 2005 का ही है, तो आज के डेट में अगर आप देखिएगा तो चीनी का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह है ब्राजील। यानी कि लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार ब्राजील में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन होता है। किसका? चीनी का। अब बात करें कि जो पहला वाला था, विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जो रेशम के सभी 5 प्रकार उत्पन्न करता है, ये सही है केवल यहाँ पर। दूसरा गलत हो गया, तो यहाँ पर हम केवल ए को चूज करेंगे।
देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, रेशम के ज्ञात सभी 5 व्यापारिक किस्मों का एकमात्र उत्पादक देश भारत है, जिसमें रेशम की जो 5 श्रेणियाँ हैं, किस्म हैं, वो इस प्रकार हैं। एक है मलबेरी, दूसरा है ट्रॉपिकल टसर, तीसरा ओक टसर, फिर इरी और मूंगा। तो ये पाँचों ही प्रकार के रेशम के उत्पादन में भारत का एक अहम रोल है, और भारत ही ऐसा देश है जो सभी पाँचों प्रकार के रेशम का उत्पादन करता है। फिर आप देखिएगा, चीन का पहला एवं भारत का द्वितीय स्थान है रेशम उत्पादन में। ऐसा नहीं है कि पाँचों के, ओवरऑल मिलाकर देखा जाए कि सबसे अधिक रेशम का उत्पादन कौन करता है, तो चीन का पहला स्थान है, फिर भारत का दूसरा स्थान है। भारत विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है, यानी सबसे अधिक उपयोग किया जाता है रेशम का भारत में। मलबरी रेशम का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल इत्यादि राज्यों में होता है, और वैसे भी रेशम के उत्पादन में कर्नाटक आगे था, आपने देखा। और दूसरा आंध्र प्रदेश, और तीसरा तमिलनाडु, और चौथा पश्चिम बंगाल था। यही वहां पर था ही सिस्टम, यानी कि इस तरीके से सीरीज। आगे देखिए, जो गैर मलबरी रेशम का उत्पादन है, उसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पूर्वी राज्य, ये सब आगे हैं। फिर आप यूएसडीए के जो नवंबर 2024 का डेटा देखते हैं, तो उसके अनुसार 2023-24 और 22-23 में विश्व में चीनी का सबसे अधिक उत्पादक देश जो है, सबसे बड़ा उत्पादक, वो ब्राजील है, जबकि 21-22 में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत था उस टाइम पर। तो आज के डेट में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, जैसे आपसे इसमें पूछा गया है कि वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो रेशम में हमने देखा कि रेशम जो है दोस्तों, वो चीन में सबसे अधिक होता है। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर कौन है? भारत। रेशम भारत में सबसे अधिक होता है दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पर चीन है। और ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर रेशम के उपयोग की बात की जाए, तो भारत का पहला स्थान है विश्व में, सबसे अधिक उपयोग भारत में किया जाता है रेशम का। नेक्स्ट क्वेश्चन बीपीएससी 2018 का ही है। निम्न में से कौन सा एक कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है, यानी कि किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है? अच्छी सिंचाई करके, गुणवत्ता युक्त बीज का उपयोग करके, कीटनाशकों का प्रयोग करके, उर्वरकों का प्रयोग करके, या इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। देखिएगा कि कई सारे ऑप्शन हैं जिनका उपयोग किया जाना चाहिए अगर कृषि उत्पादकता बढ़ानी है। कृषि के क्षेत्र में अगर आपको अपनी उपज बढ़ानी है, तो उसके लिए उर्वरकों का प्रयोग जरूरी है, कीटों को भगाने के लिए कीटनाशकों का प्रयोग, या फिर चाहे वो जैविक हो या अ, रासायनिक, लेकिन जैविक ज़्यादा बेहतर है। गुणवत्ता युक्त बीज चाहिए ही चाहिए, और अच्छी सिंचाई चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी ई को हम लोग सही मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन जो है वो सही है। आप देखेंगे कृषि उत्पादकता बढ़ाने के रास्ते में यहाँ पर सभी उपाय सही हैं जो ऑप्शन में दिए गए थे। भारत में 60 से 70 के दशक में बीज, खाद, सिंचाई, कीटनाशकों और पादप संरक्षण तकनीकों के उत्पादन, विकास और प्रयोग में वृद्धि हुई, जिससे देश में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, दो बार पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, यानी कि कम उत्पादकता का कारण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या का दबाव, ये तो कारण है ही। अब देखिए, डिसगस्ट अनएम्प्लॉयमेंट जो है, यानी कि प्रचंड बेरोजगारी, ये भी जरूरी है। ये भी नहीं है, यानी कि निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। फिर सहकारी कृषि एक इसका कारण नहीं हो सकता है। यहाँ पर यही पूछा गया था कि कौन सा इसमें निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, तो निम्न उत्पादकता का कारण नहीं होने में है ऑप्शन सी, सहकारी कृषि। बाकी इन सभी के कारण निम्न उत्पादकता जरूर होता है। देखिए, जनसंख्या अगर अधिक बढ़ जाए, जनसंख्या का दबाव हो जाए, तो सभी के पास खेत कम कम हो जाएंगे, यानी कि जमीन की कमी होने लगेगी। अब मान लो जहाँ एक घर में 5 परिवार थे और उनके पास जमीन इतना था कि मान लो 100, मैं बोल रहा हूँ जमीन को, 100 यूनिट जमीन था, इसमें खेती करना था उनको। लेकिन अब आगे चल के 1-2 साल बाद या 10 साल बाद अगर ये 5 से 10 लोग हो जाएं इसी फैमिली में, यानी कि जनसंख्या बढ़ गई, लेकिन खेत तो इनके पास इतना ही रहा। तो मान लो अगर खेत इतना ही रहा, जनसंख्या बढ़ गई, तो अब उत्पादकता तो कम हो जाएगी ना, या प्रति व्यक्ति के लिए अनाज कम हो जाएगा। तो जनसंख्या का दबाव निश्चित तौर पर कारण है निम्न उत्पादकता का, और हमें चुनना था जो कारण नहीं है। प्रचंड बेरोजगारी, देखिए प्रचंड बेरोजगारी का मतलब मैंने समझाया था अपने पिछले किसी वीडियो में। प्रचंड बेरोजगारी का मतलब होता है, जैसे अब किसी खेत को बोना है, मान लो इसमें रुपाई करनी है,
और इसमें 2 लोग भी रोपाई कर सकते हैं, 5 लोग भी, लेकिन 2 और 5 को छोड़ के हमारे पास मान लो घर में 10 लोग हैं और 10 लोग इसी काम में लगे हैं, तो ये प्रच्छन्न बेरोज़गारी हो गई। जो काम 5 लोग कर सकते हैं, उसमें 5 और एक्स्ट्रा लोग मिलके कर रहे हैं। यही 5 लोग कोई और काम अलग कर लेते, तो वहाँ से भी इनकम होता और बाकी 5 लोग तो इसके लिए सक्षम हैं ही कार्य करने के लिए। तो यहाँ पर ये जो एक्स्ट्रा आदमी लग रहा है, वो प्रच्छन्न बेरोज़गारी हो गया। और ऐसे ही भू-जोत का छोटा आकार यानी कि मान लो खेत का आकार छोटा है, तो भी उत्पादकता कम ही होगी। तो ये सारे ही जो हैं निम्न उत्पादकता के कारण हैं ए, बी और डी। हमसे पूछा गया था जो कारण नहीं है, तो सहकारी कृषि इसका एक कारण नहीं है। ऑप्शन सी आपका सही हुआ। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं प्रारंभ में भारत में सहकारी कृषि की दिशा में प्रारंभिक प्रयास आरंभ हुए थे कब? 20वें दशक में। स्वतंत्रता के उपरांत प्रारंभिक वर्षों में सहकारी कृषि को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया गया। सहकारी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करती है। इस प्रकार सहकारी कृषि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर सहकारी कृषि क्या है अब? देखिए सहकारी कृषि का मतलब क्या है? सहकारी का मतलब साझा करना एक तरीके से। यानी कि मान लो किसानों का कोई समूह है, जैसे 10 किसानों का एक समूह हो गया जिसमें से एक किसान के पास ट्रैक्टर है, एक किसान के पास मान लो सिंचाई का संसाधन उपलब्ध है, एक किसान जो है उसके पास भी मान लो भूमि उपलब्ध है अधिक मात्रा में। तो संसाधनों का एक दूसरे से साझा करना, यानी कि अब मान लो दूसरे को ट्रैक्टर नहीं खरीदना पड़े, एक को सिंचाई का उपकरण नहीं खरीदना पड़े, मशीन नहीं खरीदना पड़े, तो ये लोग एक ट्रैक्टर दूसरे को दे सकता है उपयोग के लिए और उसे सिंचाई वाला सामान या संसाधन ले सकता है अपने उपयोग के लिए। तो कहने का मतलब है कि साझेदारी में कृषि करना एक तरह से सहकारी कृषि हुई और इससे निश्चित तौर पर जो कृषि का उत्पादकता है वो बढ़ता है, ना कि घटता है, क्योंकि कम संसाधन में अच्छे से फसल का देखभाल किया जा सकता है ऐसे में। सवाल देखिए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके निम्नांकित में से किस योगदान से जाना जाता है? कृषि का महत्व क्यों माना जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, बताइए? राष्ट्रीय आय तथा रोजगार के लिए, यानी कि क्या कृषि का रोल है राष्ट्रीय आय और रोजगार में? बिल्कुल रोल है, क्योंकि कृषि में रोजगार भी तो मिलता ही है, कम मिले या ज़्यादा मिले, और चूंकि कृषि से आय होता है तो वो राष्ट्रीय आय को भी इफेक्ट करता है। फिर सेकंड ऑप्शन देखिएगा, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अब देखिए मान लो कोई ऐसा देश है जिसके पास गेहूँ का उत्पादन नहीं है, तो क्या वो गेहूँ खरीदने के लिए दूसरे देश पर निर्भर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। तो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी है और औद्योगिक विकास भी है। औद्योगिक विकास क्यों है? क्योंकि कई सारी मशीनरी चीज़ें ऐसी हैं जिसका उपयोग वहाँ पर होता है। फिर खाद्यान्न आपूर्ति, अब जब कृषि होगा जहाँ वहाँ खाद्यान्न की बात ना हो ही नहीं सकता। तो इस प्रकार आप देखें कि चारों ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो गए। और दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हैं, लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, चूँकि डेटा यहाँ याद रखना ज़रूरी है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था आज भी मूल रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था है। आर्थिक समीक्षा अगर 24-25 के अनुसार देखिएगा तो इसके पिछले साल में चालू कीमतों पर देश में जीडीपी में कृषि और उसके क्षेत्र का जो योगदान है लगभग 16% है, और यह देश की 46.1% आबादी को सहयोग प्रदान कर रही है। भारत की आधी से अधिक जनसंख्या 2011 के अनुसार लगभग 55% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा। अब फिर आर्थिक समीक्षा अगर 24-25 के अनुसार देखिएगा तो 23-24 एवं 22-23 में भारत में सकल वस्तुगत निर्यात में कृषि एवं संबंध वस्तुओं की जो हिस्सेदारी है वो 11.3% और 11.9%, यानी 23-24 में 11.3 और 22-23 में ये 11.9 था। खासकर ये याद रखिए कि जीडीपी में फिलहाल कृषि का योगदान कितना है? 16% का, और आबादी जिसको यह सहयोग कर रही है 46.1%, और कितना आबादी इसमें कार्य कर रही है कृषि में? 55%, यानी कि आधे से अधिक। और आगे देखिएगा इस अवधि के दौरान भारत की आयात में खाद्य एवं संबद्ध वस्तुओं की हिस्सेदारी 3.9% और 4.1% है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में आप देखिएगा तो खाद्य आयात में 3.9% 23-24 में, और 22-23 में 4.1% हिस्सेदारी भारत की थी। औद्योगिक विकास के मुख्य अवयव वस्त्र एवं चीनी कृषि पर ही आधारित है। भारत उपभोग हेतु अधिकांश
खाद्यान्न की आपूर्ति अपने कृषि उत्पादन से ही करता है। इस प्रकार यहाँ पर सारे ऑप्शन सही। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है भारत के आर्थिक संकेतक और कृषि उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? सभी संख्याएं पूर्णांकित। देखिए, एक तरफ आपसे पूछा गया है जीडीपी प्रति व्यक्ति वर्तमान मूल्य। वर्तमान का मतलब कि ये क्वेश्चन कब का है? 2008 का है, तो उस टाइम के लिए पूछ रहा है। फिर चावल का उत्पादन, ये बोल रहा है कि क्या चावल का उत्पादन 180 मिलियन टन है। फिर गेहूं में पूछ रहा है कि क्या गेहूं का उत्पादन 75 मिलियन टन है। तो देखिए, चावल का उत्पादन तो आज भी इतना नहीं है। गेहूं का उत्पादन आज के डेट में इससे बढ़ गया है। तो जब क्वेश्चन पूछा गया था 2008 के टाइम के हिसाब से देखिएगा तो यहाँ पहला और तीसरा सही है। लेकिन हमें 2008 का डेटा अब नहीं याद रखना है, हमें लेटेस्ट डेटा जो है वो याद रखना है। अब देखिए, लेटेस्ट डेटा के अनुसार देखिएगा तो जीडीपी देखिएगा तो जीडीपी दो तरह के तरीके से आपको याद करना पड़ता है। एक तो जो स्थिर कीमत है 2011-12 का, उसके कंपैरिजन में, और दूसरा चालू कीमतों पर। तो अगर आप देखिएगा 2024-25 का जो डेटा है लेटेस्ट, उसके अनुसार अगर हम 2011 की स्थिर कीमत पर बात करें कि कितना प्रति व्यक्ति आय है भारत में, तो याद रखिए ये है 1,14,705 रुपए। ठीक है। और अगर चालू कीमतों पर आपसे पूछा जाए कि प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो चालू कीमतों पर ये बढ़ जाता है और ये हो जाता है लगभग 2,05,579 रुपए। तो ये हो जाता है आपका चालू कीमतों पर। अब बात करें कि चावल का उत्पादन करंट में कितना है, तो जो लास्ट रिपोर्ट है चावल के उत्पादन का 2024-25 का, तो 24-25 में रिपोर्ट किसका आएगा बताओ? क्या 24-25 में हम 24-25 का रिपोर्ट दे देंगे? नहीं, पिछले साल का रिपोर्ट आएगा, यानी कि 23-24 का। तो 23-24 में 24-25 के रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में जो चावल का उत्पादन हुआ है टोटल, वो 137.8 मिलियन टन हुआ है। और गेहूं का उत्पादन जो हुआ है वो 113.3 मिलियन टन हुआ है। और ओवरऑल पूछा जाए कि कितना खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, तो ये हो जाएगा आपके पास 332.3 मिलियन टन। तो ये तीनों डेटा आपको याद रखना है। चावल का उत्पादन 137.8 मिलियन टन, गेहूं का उत्पादन 113.3, और खाद्यान्न यानी ओवरऑल सभी प्रकार के अनाजों को मिला दिया जाए तो 332.3 मिलियन टन। और प्रति व्यक्ति आय मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा अब आप चाहें तो ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें जो जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, समझा दिया। अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है किसके द्वारा? राज्य सरकारों द्वारा, केंद्र सरकारों द्वारा, या स्थानीय सरकारों द्वारा, या फिर केंद्र और राज्य दोनों द्वारा? देखिए, आपको बता दें संविधान की जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में ये प्रावधान किया गया है कि कृषि से संबंधित आय पर जो कर लगाया जाएगा टैक्स, वो राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए सही है। आप देख सकते हैं भारत में कृषि आय पर कर आरोपण राज्य सरकार के अधिकार के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संविधान की 7वीं अनुसूची 2 राज्य सूची, 2 का मतलब राज्य सूची की मध्य संख्या 45 से 63 तक राज्य सरकारों के कर अधिकारों का डिटेल उसमें दिया गया है, और उसी में संख्या 46 पर कृषि आय पर कर लगाने का उल्लेख किया गया है कि ये राज्य सरकार के पास अधिकार रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत में कृषि क्षेत्र में श्रम शक्ति के कितने प्रतिशत लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है? यानी कृषि क्षेत्र जो है वो श्रम शक्ति के, यानी कि कितने लोगों को, कितने ऐसी प्रतिशत जनसंख्या है जिसको कृषि क्षेत्र में रोजगार मिला है। अब देखिए, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था किसी क्वेश्चन में कि भारत में वर्तमान समय में जो है लगभग 55% आबादी जो है, यानी आधे से अधिक आबादी कृषि क्षेत्र में या कृषि कार्य में लगी हुई है। लेकिन ये जो रिपोर्ट है ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब ये क्वेश्चन 2001 का है, तो उस समय के हिसाब से 58.2% के आसपास ऐसे जनसंख्या का प्रतिशत था जो कृषि कार्य में लगे हुए थे। एक्सप्लेनेशन देखिए आप, 2001 के अनुसार आप देखिएगा 58.2% भारत की जनसंख्या कृषि कार्य में जुड़ी हुई थी। 2011 के अनुसार 54.6%, जो कि करीब करीब 55% माना जा सकता है। अगर इकोनॉमिक सर्वे 24-25 की बात करें तो इसके अनुसार वर्तमान कीमतों पर वित्तीय वर्ष
तो वर्तमान कीमतों पर वित्त वर्ष 2024 के लिए देश की जीडीपी, कृषि क्षेत्र का योगदान जो है देश की जीडीपी में वो 16% है और यह क्षेत्र लगभग 46% आबादी को सहयोग भी प्रदान करता है। और बाकी देखिएगा पीएलएफएस 23-24 के अनुसार कृषि क्षेत्र रोजगार में अग्रणी बना हुआ है, यानी कि सबसे अधिक रोजगार भारत में कृषि क्षेत्र में है, जिसका हिस्सा जो है वो 17-18 में लगभग 44% था और वर्तमान जो लास्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार ये 46% के करीब पहुंच गया है। तो 2-3 डेटा है जो आपको याद रखना है। एक तो 2011 की जनगणना के अनुसार 55% लोग जो है, यानी कि आबादी का 55% जो हिस्सा है वो कृषि कार्य में लगी हुई है। फिर कृषि का देश की जीडीपी में योगदान कितना है? करीब-करीब 16%। कितने लोगों को यह सहयोग प्रदान करता मिलता है कृषि से? 46% को। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। यानी कि 46% लोगों को रोजगार मिला है, ये रोजगार की बात है। और ये है इतने लोग लगे हैं, तो आप बोलेंगे कि क्या जितने लोग लगे हैं सभी को रोजगार नहीं मिला है? देखिए इसमें तो एक्स्ट्रा लोग लग गए हैं, वही तो प्रचंड बेरोजगारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं, यानी किस क्षेत्र में सबसे अधिक लोग कार्य कर रहे हैं? कर्मचारी का मतलब केवल सरकारी कार्य से नहीं है। कितने लोग इसमें कृषि से लगे हैं, कितने उद्योग क्षेत्र में हैं, कितने सेवा क्षेत्र में हैं, कितने उद्योग सेवा दोनों में हैं? इनमें से सबसे अधिक जो संख्या है वो किस में है? तो वो कृषि में है। ओवरऑल भारत में ही आप देखेंगे तो सबसे अधिक जो हिस्सा है रोजगार का वो कृषि क्षेत्र में है। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनसंख्या जनगणना के अनुसार कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक लगभग 59.3% कर्मचारी नियोजित हैं। प्रदेश में कुल कर्मियों में कृषक जो हैं वो 29% हैं, जबकि कृषि श्रमिक 30.3% हैं। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल जो है आपके पास, भारत में श्रमिक बल प्रायः कितने प्रतिशत अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर हैं? अब देखिए जब का ये क्वेश्चन है 1997 का, उसके हिसाब से आप 65% के आसपास सही उत्तर लगा सकते हैं। लेकिन हमें करेंट डेटा याद रखना है। करेंट डेटा में ये पूछा जा रहा है कि कृषि पर निर्भर कितने लोग हैं। तो हमने देखा कि 55% भारत में जो 2011 की जनसंख्या के अनुसार आबादी है वो कृषि कार्य करती है, यानी कि ये सारे लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो अगर ये क्वेश्चन 2024 या 25 में पूछा जाए तो 55% आपको आंसर लगाना होगा। और कृषि से सहयोग कितने लोगों को मिल रहा है? कितने प्रतिशत लोगों को? 46% लोगों को कृषि से सहयोग मिल रहा है। जबकि पूर्ण रूप से या आप सीधे तौर पर देखिएगा कि जीवन यापन के लिए 55% लोग कृषि कार्य कर रहे हैं कुल जनसंख्या का, और 46% जनसंख्या को कृषि कार्य से सहयोग भी मिल रहा है। और जो जीडीपी है, जीडीपी देश की जीडीपी में कृषि से कितना प्रतिशत हिस्सेदारी है? देश की जीडीपी में कृषि की लगभग 16%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप पिछले क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन की चीज़ें मैंने वहाँ बता दी हैं। फिर भी किसी को पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। देखिए निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? ऑप्शन है आपके पास दोस्तों, जूट, मूंगफली, गन्ना, ज्वार, या फिर इनमें से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। और ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ एक चीज समझिएगा, सबसे पहले तो नकदी फसल किसको बोलते हैं? देखिए नकदी फसल उसको बोलते हैं जिसको उपजाया जाता है व्यापार करने के उद्देश्य से, यानी कि जिससे आपको व्यापार करना है अधिक मात्रा में, यानी कि जो अपने उपभोग को ध्यान में रखकर आप नहीं उगा रहे हैं कि आपको लगता है कि देखो हमें 10 केजी चावल की आवश्यकता है तो चलो हम 10 से 15 केजी चावल का उपज कर लेते हैं, यानी कि उपजा लेते हैं। तो ये हुआ अपने खाद्यान्न, यानी अपने खाने के हिसाब से उद्देश्य से उसको उगाना। तो उसको तो हम खाद्यान्न बोलते हैं, यानी खाने वाली फसलें, जिसको हमें खाना है, खाद्य फसल। लेकिन जो बेचना है हमें, यानी कि व्यापार के उद्देश्य से उगा रहे हैं, तो हम अधिक से अधिक उत्पादन करना चाहते हैं, तो उसको हम नकदी फसल बोलते हैं। अब यहाँ पर जो ऑप्शंस गिवन हैं इसमें निश्चित तौर पर ज्वार जो है ये नकदी फसल नहीं है। बाकी जूट, मूंगफली, गन्ना इन सभी का व्यापार चलता ही है, इसलिए ये सारे नकदी फसल कहलाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन में दोस्तों, नकदी फसल वे होती हैं जिनका उत्पादन वाणिज्यिक उद्देश्य से किया जाता है, न कि उपभोग के उद्देश्य से। उपयुक्त विकल्पों में से ज्वार को मोटे खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया जाता है। से सभी जो ऑप्शंस हैं वो नकदी फसलें हैं। भारत सरकार द्वारा जारी जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें भारत की प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार प्रदर्शित किया गया है।
आप देखिएगा, खाद्यान्न फसलें यानी कि खाद्य फसल जिसको खाना होता है, चावल है, गेहूँ है, मक्का है, मोटे अनाज में जिसमें हम ज्वार को भी रखते हैं। और फिर दलहन, गैर खाद्यान्न फसलें यानी जिनका व्यापार करना है, नकदी फसलें, इसमें तिलहन है, मूंगफली है, रैपसीड है, सरसों है, रेशेदार में कपाट, जूट है, मेस्ता है, बगानी फसलें में चाय, कॉफी, रबर, और इधर गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, आलू। खासकर देखिएगा जो सभी सीजन में उपलब्ध हो, वो नकदी फसल के अंतर्गत आता है। जैसे देखिए गन्ना, तंबाकू, आलू, चाय, कॉफी, रबर, ये लगभग हर एक सीजन में आपको या एक से अधिक सीजन में ये मौजूद होता है और मिल जाता है मार्केट में आपको। लेकिन ऐसी सब्जियां, ऐसे फसल जो किसी एक ही सीजन में मिलती हैं, उसको नकदी फसल के अंतर्गत जनरली नहीं रखा जाता है। आप देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? ये 2010 का क्वेश्चन है। ये 1992 में लागू किया गया था किसान बही योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9 क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ आपसे पूछा गया है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है कौन इसमें से गलत है। पहला कि यह 2007-8 में लागू की गई थी, बिल्कुल ये सही उत्तर है, क्योंकि 16 अगस्त 2007 को इसे लागू किया गया था। किसे? राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को। सेकंड है, इस हेतु 11वीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रुपए व्यय करने का विचार है। ये भी सही है, क्योंकि 11वीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ व्यय करने का प्रावधान किया गया है केवल इस योजना के लिए। अगला है, इस योजना के अंतर्गत राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 80% ग्रांट के रूप में प्राप्त होती है। देखिए ये गलत है, क्योंकि राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्राप्त तो होती है, ये बात सही है, लेकिन 80% नहीं, ये पूरे 100% प्राप्त होती है। इसलिए ऑप्शन सी ही गलत है, तो आगे पढ़ने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ आंसर देख सकते हैं। देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 16 अगस्त 2007 से संचालित है, जो वित्त वर्ष 7-8 में इसको स्टार्ट किया गया। यानी कि टाइमिंग देखा जाए अगर वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर, तो ये 2007-8 आएगा। इस प्रकार तो ऑप्शन ए सही हो गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 25,000 करोड़ रुपए व्यय करना भी सुनिश्चित किया गया, इसलिए ये भी सही है। फिर कह रहा है कि राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता 100% के रूप में अनुदान प्राप्त होती है, न कि 80%, इसलिए सी गलत हो गया। डी सही है, क्योंकि इसमें देखिएगा कि 2015-16 से योजना का वित्त पोषण प्रणाली को केंद्र एवं राज्यों के बीच 60 और 40 है, और जो पूर्वोत्तर राज्य हैं या हिमालयी राज्य हैं उनमें 90 और 10 कर दिया गया है। यानी यहाँ जो प्लेन एरिया है उसमें केंद्र 60% व्यय करेगा और 40% राज्यों को व्यय करना होगा, और जो हिमालयी एरिया है या फिर जो पूर्वोत्तर राज्य हैं जहाँ पर हिमालय ज़्यादा है या फिर पहाड़ी इलाका जो है, आप देखिएगा उसमें 90% केंद्र सरकार देगी और 10% जो फंड है वो राज्य सरकार को अपने पास से व्यय करना होगा। आप देखिएगा केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए वित्त पोषण पद्धति 100% केंद्रीय अनुदान है, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें 100% जो अनुदान है वो केंद्र सरकार ही देती है। फिर 2017-18 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पुनरुद्धार हेतु लाभकारी दृष्टिकोण के रूप में परिवर्तित किया गया। सिचुएशन देखिए, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वित्त व्यवस्था सही है? अभी हमने देखा कि जो ये चूंकि 2010 का क्वेश्चन है, तो उस टाइम के हिसाब से आप देखेंगे कि राज्य का कोई पैसा नहीं लगता था, 100% अनुदान केंद्र सरकार देती थी। हमने देखा ही था जिसमें ऑप्शन में 80% दिया गया था, तो गलत हो गया, क्योंकि 100% अनुदान जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। बाद में ये 60-40 में इसकी व्यवस्था कर दी गई कि 60% जो है वो केंद्र सरकार व्यय करेगा और 40% राज्य सरकार। लेकिन ये 2015-16 में ये तय किया गया, 15-16, ठीक है। और ये भी है 90-10 का भी प्रावधान है। आपने देखा अगर हिमालयी राज्य है या पूर्वोत्तर राज्य है तो 90-10 का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 55, यहाँ पर आपसे पूछा गया है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में किसे शामिल नहीं किया गया है? मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला को, या फिर उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला को, या फिर कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला को, या कृषि अभियांत्रिकी, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान रखिए, अभी हमने पढ़ा था कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में स्टार्ट किया गया था, जिसमें पहले 100% अनुदान केंद्र सरकार देती थी, अभी 60-40 और 90-10 की व्यवस्था है। अब इसमें किसको शामिल नहीं किया गया है इनमें से?
देखिए, कृषि विकास योजना है, कृषि का विकास करना है तो मिट्टी आवश्यक ही है, उर्वरक भी ज़रूरी है, कृषि से संबंधित यंत्र भी आवश्यक है। लेकिन यहाँ पर एग्रीकल्चर अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग की बात की जा रही है। एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग कह लो या फिर यांत्रिकी कह लो, दोनों एक ही बात है, तो इसको शामिल नहीं किया गया है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो गलत है इस क्वेश्चन के हिसाब से। इसमें यही पूछ रहा है किसको शामिल नहीं किया गया है, तो ऑप्शन डी हम चूज करेंगे कि ये शामिल नहीं है। आप देख सकते हैं ये योजना वर्ष 2007 से संचालित है। इसके तहत कृषि संबद्ध क्षेत्रों के अंतर्गत क्रॉप हस्बेंड्री, जिसमें हॉर्टिकल्चर आता है, पशुपालन, कृषि शोध तथा शिक्षा, कृषि यांत्रिकरण, देखिए यांत्रिकरण है यहाँ पर, यानी कि ये नहीं है कि यहाँ पर अभियंत्रण है या फिर अभियांत्रिकी, यानी कि यहाँ पर एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग नहीं है, यांत्रिकरण है। फिर कृषि विपणन मार्केटिंग है, खाद्य भंडारण है, इसका स्टोरेज, मृदा और जल संरक्षण, कृषि वित्तीय संस्थाएं एवं कृषि कार्यक्रम तथा सहकारिता शामिल है। कृषि अभियांत्रिकी यानी कि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए 96, यहाँ पर आपसे पूछा गया है पी सेन गुप्ता और जी सदास्युक ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है। देखिए ये दोनों नाम याद रखिए, पी सेन गुप्ता और जी सदास्युक, इन दोनों ने जो भारतीय कृषि है इसको लगभग 60 लघु क्षेत्रों में या लघु प्रदेशों में डिवाइड किया है, तो ऑप्शन सी सही है। देखिए कृषि क्षेत्र पूछा जाता तो ये 4 होता, क्योंकि 4 ये रीजन में डिवाइड किया गया है। आप देखिएगा पी सेन गुप्ता तथा जी सदाशिव 1968 ने भारत को 4 सम कृषि क्षेत्रों यानी मैक्रो रीजन्स, फिर 11 मध्यवर्ती क्षेत्रों यानी मेगा रीजन्स और 60 सूक्ष्म क्षेत्रों यानी माइक्रो रीजन्स में डिवाइड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम राष्ट्रीय समपोषणीय कृषि मिशन यानी एनएमएसए से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है RAD, SHC, RKVY या फिर PMSKY। सही उत्तर है दोस्तों PMKSY यानी कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, और ये उत्तराखंड पीसीएस प्री 2024 में पूछा गया। आप डिटेल एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। वर्षा सिंचित कृषि जोतों के विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण देश की खाद्यान्नों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने की कुंजी है। इस उद्देश्य हेतु वर्ष 2014-15 से राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, जिसके बारे में क्वेश्चन किया गया था, यानी कि एनएमएसए प्रारंभ किया गया, जिससे कि एकीकृत खेती, जल प्रयोग कौशल, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हुए विशेष रूप से वर्षा सिंचित क्षेत्रों में कृषि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। जो एनएमएसए है ये सतत कृषि मिशन यानी एसएएम से अपना अधिदेश यानी मैंडेट प्राप्त करता है, जो कि राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना, इसका मतलब एनएपीसीसी के अंतर्गत रेखांकित 8 मिशनों में से एक है। आगे देखिएगा दोस्तों, एनएमएसए का उद्देश्य मृदा और स्वास्थ्य प्रबंधन, वर्धित जल प्रयोग कौशल, रसायनों का सही प्रयोग, फसल विविधीकरण, फसल पशुधन, कृषि प्रणालियों का प्रगामी अंगीकरण और एकीकृत दृष्टिकोण जैसे फसल, रेशम कीट, कृषि वानिकी, मत्स्य पालन इत्यादि स्थिति विशिष्ट उन्नत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना है। इस मिशन के निम्नलिखित घटक है, यानी कि ये मिशन निम्नलिखित चीजों पर आधारित है, आप देख सकते हैं इनसे संबंधित है। वर्षा आधारित क्षेत्र विकास यानी RAD, कृषि वानिकी पर उप मिशन यानी SMAF, राष्ट्रीय बांस मिशन NBM, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन यानी SHM तथा जलवायु परिवर्तन एवं टिकाऊ कृषि निगरानी, मॉडलिंग एवं नेटवर्किंग यानी CCSAMMN। इसके अलावा इस मिशन से मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी SHC, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना इत्यादि भी शामिल हैं इसमें या फिर इससे संबंधित है। जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है यानी कि PMKSY, ये NMSA यानी कि राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन है 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा है वह कितना है, यानी 10, 20, 15 या फिर 25। तो आपको बता दें दोस्तों, जो 8वीं योजना है उसके अंतर्गत भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। यहाँ भी वही चीजें लिखा गया है, भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत।
क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? ऑप्शन है 11वीं, 10वीं, 9वीं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो है ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। इसको 2005 में प्रारंभ किया गया था और 2005 चूंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना के टाइमिंग के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए हम ऑप्शन बी को चूज करें। एक्सप्लेनेशन में आप देखिएगा, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन यानी एनएचएम एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इसे वर्ष 2005-6 यानी कि 5 मई 2005 से या फिर इस दिन को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारंभ किया गया था। इस योजना का जो उद्देश्य है, भारत में बागवानी क्षेत्र का समग्र विकास तथा उत्पादन में वृद्धि करना, क्योंकि इसका नाम ही है हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन। वर्तमान में एनएचएम यानी कि जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है, एकीकृत बागवानी विकास मिशन यानी एमआईडीएच के तहत एक उप योजना है। यानी एमआईडीएच की ये उप योजना हो गई, जिसे 18 राज्यों एवं 5 संघीय क्षेत्रों के चयनित जिलों राज्य बागवानी मिशन यानी एसएचएम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। फिर एमआईडीएच को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2014-15 में प्रारंभ किया गया था। भारत में बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2012 को बागवानी वर्ष यानी ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर भी घोषित किया गया था। तो ये याद रखना है, ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर किसको घोषित किया गया था? वर्ष 2012 को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, यहाँ पर राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो अभी हमने देखा कि ये स्टार्ट किया गया था दोस्तों मई 2005 में। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा, मई 2005। याद रखिएगा 5 मई, अगर आपको डेट भी याद रखना है तो 5 मई 2005 को स्टार्ट किया गया था और 10वीं पंचवर्षीय योजना में इसको शुरू किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी एनएचएम से आच्छादित है? तो हमने देखा था कि इसमें 18 राज्य हैं जो राष्ट्रीय बागवानी मिशन से जुड़े हैं और इसके साथ साथ 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं और इसमें उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। और ये यूपीपीसीएस में आया ही है क्वेश्चन। आप देखिएगा प्रश्न काल में विकल्प सी सही था, लेकिन 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपको पता होगा कि 2014-15 में एकीकृत बागवानी विकास मिशन यानी कि एमआईडीएच लाया गया और जो एनएमएच था यानी कि जो राष्ट्रीय यानी कि नेशनल मिशन फॉर हॉर्टिकल्चर था, यानी कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, इसको एकीकृत बागवानी मिशन यानी एमआईडीएच की उप योजना बना दी गई और राष्ट्रीय बागवानी मिशन को 18 राज्यों एवं 5 केंद्र शासित प्रदेशों के चयनित जिलों में क्रियान्वित किया जा रहा है। आगे बढ़ें अब, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 102 नंबर। यहाँ आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? वित्तीय सहायता प्रदान करना, बागवानी के क्षेत्रों में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, फिर सस्योत्तर व्यवस्था या फिर मानव संसाधन का विकास। देखिए इसमें सारे जरूरी हैं, लेकिन राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो है वो कभी भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं देता है, यानी कि वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करता है। यहाँ देख भी सकते हैं दोस्तों एक्सप्लेनेशन में, राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना है, फिर सस्योत्तर व्यवस्था करना, मानव संसाधन का विकास करना है। इसमें वित्तीय सहायता प्रदान नहीं किया जाता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना उपलब्ध कराती है, यानी कि ये जो सामाजिक सुरक्षा योजना है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, इसमें क्या प्राप्त होता है? ग्राम स्तर पर यह अधिक गुणवत्ता युक्त जीवन प्रदान करती है या अतिरिक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करती है? बाकी के जो 2 ऑप्शन है वो आप अगले पेज पर देख पाइएगा, तो हम अगले पेज पे चलते। तीसरा है पेंशन तथा बीमा लाभ और चौथा है अनुदानित आवासीय सुविधाएं। देखिए नाम है कृषि श्रमिक, नाम क्या था? कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा। अब इससे क्या आपको मालूम चलता है? कृषि श्रमिक का मतलब कृषि में श्रम करने वाला मजदूर एक तरह से, उसका सामाजिक सुरक्षा कब होगा? जब उसके लिए पेंशन और बीमा का व्यवस्था होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, ना कि उसको आवासीय सुविधाएं दे देंगे कि आप यहीं रह के यहीं काम करो। आप अगर दिल्ली में रहते हो तो उसको रहने के लिए एक जगह दे दो कि आप यहीं रहो और यहीं काम करो, तो उससे उसके सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हो जाती है, ना ही अतिरिक्त मजदूरी देने से व्यवस्था होगा। तो इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पेंशन तथा बीमा लाभ। और हालांकि ये योजना में स्पष्ट किया गया था, यह जो योजना था यानी कि कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना, इसको 1 जुलाई 2001 को शुरू किया गया और इसमें
जीवन बीमा सुरक्षा, फिर एक मुश्त जीवन लाभ तथा कृषि मजदूरों को पेंशन उपलब्ध करवाने का प्रावधान किया गया है। अगला सवाल है, लघु कृषक विकास योजना कब शुरू किया गया? लघु कृषक विकास योजना, देखिए नाम से स्पष्ट है कि यह छोटे किसानों के लिए प्रारंभ किया गया है। लेकिन छोटे किसानों के लिए प्रारंभ किया गया तो कब किया गया? ऑप्शन है 1947 में, 67 में, 61 में या फिर 1980 में। देखिए इसमें सारे जो ऑप्शंस हैं वो पहले के हैं, क्योंकि ये आरंभ किया गया था 1971 में। तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है। 1971 में इसे जो लघु कृषक विकास योजना है इसको प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 105 नंबर पे हम आते हैं। यहाँ आप देखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? झारखंड पीसीएस का क्वेश्चन है। 67% जनता को कानूनी रूप से सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्रदान करती है। यह 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करती है। इसके केवल 2 अनुच्छेद हैं जो कीमत की समस्या और भोजन की पौष्टिकता के स्तर को निर्धारित करते हैं, या इनमें से सारे? ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर कौन सही नहीं है ये पूछ रहा था, कौन सही है ये नहीं पूछा गया। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखिएगा तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सत्य नहीं है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के बारे में, क्योंकि देखिए लगभग 67% जनता को इसमें लिया गया है। आप देखिएगा कि सरकार ने संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया, लेकिन पहले ही यानी 5 जुलाई 2013 को ही इसे लागू किया जा चुका था। इसका उद्देश्य क्या था? गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को वहनीय मूल्यों पर यानी कि एक उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता का खाद्यान्न पर्याप्त मात्रा उसका उपलब्ध कराया जाए और उन्हें मानव जीवन की चक्र दृष्टिकोण में खाद्य और पोषण सुरक्षा का प्रदान किया जाए। अब देखिए इस अधिनियम के तहत जो लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली होते हैं, जिनके यहाँ गेहूं और चावल कम कीमतों पर वितरण किया जाता है, सरकारी कीमतों पर, इसके अंतर्गत राज्य सहायता प्राप्त खाद्यान्न प्राप्त करने वाले या करने वालों में आप देखिएगा तो 75% जो हैं वो ग्रामीण आबादी के लोग हैं और 50% शहरी आबादी के क्षेत्र के लोग हैं, जिनमें कुल ओवरऑल देखिएगा तो कुल जनसंख्या का 67% जनसंख्या ये 2011 की जनगणना के अनुसार है और 67% लगभग 80 करोड़ के आसपास हो जाता है। तो इतने लोगों का टारगेट था सरकार का इस योजना के तहत सभी को अच्छा अनाज उपलब्ध कराया जाए। इस प्रकार देखिएगा कि ओवरऑल 67% आबादी यानी लगभग 2/3 आबादी को इस दायरे में लाया गया। किस दायरे में? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में। अगला सवाल भी उससे संबंधित ही है। आप देखिएगा यहाँ पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? यहाँ पर सही है पूछा जा रहा है, वहां पर सही नहीं पूछा जा रहा था। देखिए 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या, ये तो सही है, हमने देखा ही। महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान भी सही है, क्योंकि आप देखिएगा कि इसमें जो भोजन या फिर जो भी अनाज उपलब्ध कराया जाता है उसकी क्वालिटी को ध्यान में रखा जाता है, और क्वालिटी को ध्यान इसीलिए रखा जाता है कि पोषण सही से हो। अगला है 18 वर्ष से आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी। तो आप देखें कि जो राशन मिलता था सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको सामान्य तौर पर गाँवों में डीलर कहा जाता है, तो जो इनके द्वारा राशन दिया जाता है उसके लिए राशन कार्ड आवश्यक होता है, और जो राशन कार्ड होता है वो किसके नाम से बनता है? परिवार की महिला के नाम से, जिसको मुखिया माना जाता है उसके हिसाब से, जिसका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो उसको, जो सबसे बड़ी महिला होगी उम्र में उसको मुखिया माना जाता है। तो ये भी सही है यहाँ पर। तो हम कहेंगे तीनों ही यानी कि ऑप्शन सी जो है वो सही है। आप देखेंगे देश की जनता को खाद्य एवं पोषण सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 10 सितंबर 2013 को यह योजना जो है अधिसूचित किया गया, लेकिन 5 जुलाई 2013 को इसे लागू किया गया था। इसमें प्रमुख प्रावधान क्या था आप देख लीजिए। सबसे पहले देश की 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या को, अर्थात देश की कुल जनसंख्या का लगभग 2/3 यानी कि 67% को आच्छादित करना। इस योजना के अंतर्गत आच्छादित करना पात्र परिवारों को 3 रुपए, 2 रुपए और 1 रुपए की सब्सिडीकृत कीमत पर चावल, गेहूं और मोटे अनाज की 5 केजी मात्रा प्रति व्यक्ति प्रति माह उपलब्ध कराना, यानी 3 रुपए की कीमत पर चावल, 2 रुपए की कीमत पर गेहूं और 1 रुपए की कीमत पर मोटे अनाज उपलब्ध कराना, और वो भी प्रति व्यक्ति
पर 5 केजी के दर से, यानी एक व्यक्ति है फैमिली में तो 5 केजी गेहूँ, 5 केजी चावल और 5 गेहूँ मोटा अनाज मिलेगा। और अगर 2 व्यक्ति है तो 10-10 केजी मिलेगा। अब आइए एएवाई यानी कि अंत्योदय अन्न योजना, इसके अति इसके तहत अति निर्धन परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह 35 केजी खाद्यान्न रियायती दर पर प्रदान किया जाता रहेगा। फिर 18 वर्ष या इससे अधिक की आयु की अगर महिला होगी, सबसे बड़ी महिला जो होगी परिवार में, उसी को परिवार का मुखिया माना जाएगा और उसी के नाम से राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान किया जाएगा। महिलाओं और बच्चों का पोषण संबंधी सहायता करने संबंधी विशेष प्रावधान इसमें किया गया था। क्वेश्चन देखिएगा 107 नंबर, राष्ट्रीय कृषि सुरक्षा अधिनियम 2013 के अधीन बनाए गए उपबंधों में कौन सही है? आप देखिए, पहला है केवल वे ही परिवार सहायता प्राप्त खाद्यान्न लेने की पात्रता रखते हैं जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, यानी कि जिसको बीपीएल श्रेणी में रखा गया है। परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की सबसे अधिक उम्र की महिला ही राशन कार्ड निर्गत किए जाने के प्रयोजन से परिवार की मुखिया होगी। फिर गर्भवती महिलाएं एवं दुग्ध पिलाने वाली माताएं गर्भावस्था के दौरान और उसके 6 महीने बाद तक प्रतिदिन 1600 कैलोरी वाला राशन घर ले जाने की हकदार होती हैं। ये हमने पिछले क्वेश्चन में पूरा डिटेल में ये चीज़ समझा कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, उसको कब शुरू किया गया, क्या-क्या प्रमुख प्रावधान थे। उसमें कहीं भी गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवार की बात नहीं की गई है, क्योंकि पूरे 67% जनसंख्या को कवर किया जा रहा है, जिसमें 75% ग्रामीण जनसंख्या और 50% शहरी जनसंख्या है, तो ये तो गलत हो गया पहला। फिर दूसरा सही है क्योंकि हमने देखा जो भी अधिक उम्र की महिला होगी 18 वर्ष से कम अधिक होनी चाहिए और मैक्सिमम कितना भी हो सकता है, उनको परिवार का मुखिया माना जाएगा और वही राशन कार्ड धारक होंगी। और गर्भवती महिलाओं से संबंधित ऐसा कोई प्रावधान इसमें नहीं किया गया था। हालांकि महिलाओं और साथ में बच्चों के पोषण को इसमें ध्यान रखा गया था, तो ये भी गलत है। केवल दूसरा सही हुआ, इसका मतलब ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 108 नंबर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। अब देखिए इससे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से फिर आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस प्री 2024 में भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या तक विस्तृत है, बिल्कुल सही है। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण पर समर्थन दिया गया है, ये भी सही है। 5 जुलाई 2010 को लागू किया गया, ये गलत हो गया क्योंकि 5 जुलाई और 2013 को इसे लागू किया गया, जबकि इसको अधिसूचित किया गया कब? सितंबर 2013 में। सितंबर में कब? 5 जुलाई 2013 को तो लागू किया गया था, लेकिन 10 सितंबर को इसको अधिसूचित किया गया था। तो तीसरा गलत हो गया, बाकी पहला और दूसरा सही है, तो हम बोलेंगे ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। आप यहाँ देख सकते हैं फिर से वही डिटेल दोहराया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा यह जो अधिनियम है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, ये 2013 में 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया गया और 5 जुलाई 2013 को इसे अध्यादेश के रूप में लाया गया था, यानी कि इसको लागू कर दिया गया था उसी दिन और इसी दिन से यह प्रभावी है। इसके प्रमुख प्रावधान हमने पढ़ के सुनाए थे आपको। 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या, ओवरऑल 67% जनसंख्या को कवर किया गया। पात्र परिवारों को 3 रुपए की दर से चावल, 2 रुपए की दर से गेहूं और 1 रुपए की दर से मोटे अनाज प्रति व्यक्ति 5 केजी की दर से उपलब्ध कराए जाएंगे। 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की सबसे बड़ी महिला जो होगी परिवार की, उसको मुखिया के तौर पर माना जाएगा और उसी के नाम से राशन कार्ड जारी होगा। महिलाओं और बच्चों के पोषण के लिए विशेष यहाँ प्रावधान किया गया। क्वेश्चन देखिए फिर से 109 नंबर भी वही है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी एनएफएसए के संबंध में आपको विचार करना है, क्या यह 5 जुलाई 2013 को अधिनियमित किया गया? बिल्कुल नहीं, 5 जुलाई 2013 को लागू किया गया था, अधिनियमित किया गया 10 सितंबर 2013 को। हमने देखा पिछले क्वेश्चन में वर्तमान में लगभग 50 करोड़ व्यक्ति इससे जुड़े हैं, बिल्कुल नहीं। 67% जनसंख्या जो कि लगभग 80 करोड़ की जनसंख्या होती है, ये यहाँ पर इससे लाभान्वित हो रही है। यह अधिनियम कानूनी रूप से 75% ग्रामीण और 50% शहरी, ये सही है। तो यहाँ पर केवल सी सही हुआ, बाकी हमने पिछले क्वेश्चन में पूरा डिटेल देखा था। और ऑप्शन जो देखेंगे आप, तो ऑप्शन यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है। और ये देखेंगे कि राजस्थान पीसीएस 2024 प्री का क्वेश्चन है, यानी ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। और इसी अधिनियम से यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से आपने देखा कि यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा गया 2024 के प्री में, राजस्थान पीसीएस 2024 पूछ ही लिया। तो आप ध्यान रखिए और समझ जाइए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाइए। यहाँ पर सारे ऑप्शन इसके हिसाब से गलत हो गए, केवल क्योंकि केवल तीसरा यहाँ पर सही था।
अगला और आज की वीडियो का आखिरी सवाल जो है आपके पास फिर से आपसे पूछा गया है, खाद्य संरक्षण आयोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 11, 2006 या 2011? तो हमने पढ़ा था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है इसको अधिसूचित किया गया 10 सितंबर 2013 को, लागू किया गया 5 जुलाई 2013 को। इसलिए हम कहेंगे कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। बाकी आप डिटेल देखेंगे तो राज्य खाद्य आयोग यानी स्टेट फूड कमीशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। प्रश्न में संरक्षण यानी प्रिजर्वेशन शब्द का प्रयोग किया गया है जो कि गलत है। आखिरी क्वेश्चन 111 नंबर हम कर लेते हैं। एमपीपीसीएस 2020 प्री का सवाल है, राष्ट्रीय खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? अभी हमने देखा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इसकी स्थापना की गई है और यह एक वैधानिक निकाय है। अब एक्सप्लेनेशन में आप देख लीजिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एनएफएसए की धारा 16(1) के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करने और उसका पुनर्विलोकन करने के उद्देश्य से एक राज्य खाद्य आयोग का गठन करेगी। इस आयोग में एक अध्यक्ष, 5 अन्य सदस्य और 1 सदस्य सचिव शामिल होंगे। तो ये आखिरी सवाल था दोस्तों। बाकी अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे नए हैं और अभी तक अगर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। काफ़ी लोग इकोनॉमिक्स की वीडियो लाने के लिए कमेंट करते रहते हैं, तो यही कमेंट्स देख के मैं वीडियो लेके आया हूँ। आप लोग भी ज़रूर कमेंट्स कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।